गोवा प्रदेश की इस बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दामू भाई नायक जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में गोवा एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्रीपद नायक जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय तरुण चुग जी, अपने स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी, मेरे मित्रवत परवीन गुड़ियान, पंचायती राज मंत्री अपने मोविन गुड़ियान जी, राज्यसभा एमपी श्री सदानंद जी, मैं जन्मदिन के लिए उनको विशेष रूप से आज बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली। अपने वरिष्ठ नेता श्री दिगंबर कामत जी, केंद्रीय अपने मंत्री दिगंबर कामत जी, रमेश तवरकर जी और अपने यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, पार्टी के जिला के अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम और हमारे यशस्वी और सबसे ऊर्जावान हमारे सभी बूथ अध्यक्षगण, मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं, आप सब का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मीडिया के सभी बंधुगण, आज का दिन 2 दिन का ये प्रवास है और 2 दिन के इस प्रवास में मैं मानता हूं कि गोवा की इस पवित्र भूमि को जो वरिष्ठ हमारे ऐसे पुरोधा दिए, जिन्होंने इस गोवा राज्य की कल्पना से लेकर गोवा राज्य को विकास के पटरी पर आगे बढ़ाया, मैं आज उनको जरूर स्मरण करना चाहता हूं। वैसे अपने प्रभाकर वैद्य जी, बाला राय मपारी जी, नानाजी देशमुख जी और जगन्नाथ राव जोशी जी को मैं नमन करता हूं। इस राज्य को एक दिशा देने वाले, और मैं कह सकता हूं गोवा के राजनीति के एक सुचित्रा के शालीनता और आदर्श के प्रतीक हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता मनोहर पार्रिकर जी को भी मैं आज बहुत बहुत नमन करता हूं, श्रद्धासुमन करता हूं। आज का दिन मेरे को जहां मनोहर पार्रिकर जी के समाधि स्थल पर जाने का मौका मिला, वहीं गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांदोकर जी को भी श्रद्धासुमन अर्पित करने का मौका मिला। मैं उनको भी आज तहे दिल से स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। आज गोवा सेल्फ रिलायंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सिक्योर और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में एक राज्य, विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे समय में गोवा के विकास को नया आयाम अगर देना है तो हम सबको मिलकर साथ आकर इस गोवा के विकास के साथ साथ अपने वर्किंग से भी, संगठन के वर्किंग से भी इसको मजबूत करना होगा। और 2 दिन के मेरे प्रवास में मैं मानता हूं कि आज की जो बैठक है, आज का जो मेरा ये कार्यक्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण करता हूं क्योंकि इस बैठक में वो व्यक्ति बैठा है, वो संगठनकर्ता बैठा है, जिसके आधार पर भाजपा का ये वट वृक्ष खड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ अध्यक्ष है, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी आज लगातार आगे बढ़ रही है। मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों को और मंडल की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली मेरे बूथ अध्यक्ष और मंडल की टीम के लिए लगाएं। भाजपा की असली ताकत आप ही हैं। आप बूथ पर काम करते हैं, आप बूथ को संजोते हैं, तभी भाजपा का काम, भाजपा का विस्तार होता है। हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है, और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है। इसलिए आज के दिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व है
कि 2012 में जब भाजपा की सरकार बनी, उस समय से लेकर 14 वर्षों का ये सफर आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं, अपने वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर जी से लेकर अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी तक पूरी तरह से विकास, हर व्यक्ति को उत्थान की, जो हमारे नेता दयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो श्रद्धेय विचार रहा, चाहे वो अंत्योदय का हो, चाहे राष्ट्र निर्माण का हो, या अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का सुशासन में की राजनीति, इन तीनों मूल मंत्रों को पकड़कर पिछले 14 वर्षों में गोवा में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, विरासत के सम्मान, हर वर्ग का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का स्वाभिमान, ये पूरे 4 चीजें इस पूरे 14 वर्ष के कालखंड में देखने को हमें मिली। मोदी जी हमेशा कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल एंड इम्पीचमेंट ऑफ नन। इस सपने को भी साकार कोई कर रहा है तो गोवा प्रदेश की अपनी भाजपा की इकाई और अपनी भाजपा की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। आज हम जब गोवा के विकास की चर्चा करते हैं तो ऐसे कई आयाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कर रहे थे, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि पिछले 14 वर्षों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 था, और 2023-24 के जो मेरे पास आंकड़े हैं तब तक ये 3.5 लाख प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। ये गोवा के विकास की कहानी बता रहा है। जो लोग पूछते हैं कि गोवा में क्या हुआ, मेरे मित्रों, उनको जाकर ये बताने की बात है। जिस गोवा में आज एक नहीं 2-2 एयरपोर्ट हो चुके हैं, जिस गोवा में आज एक्सप्रेसवे और सड़क और एनएच की सड़कें आज तेजी से दिख रही हैं, नए नए फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये बदले हुए गोवा की तस्वीर है। इस तस्वीर को जनता के पास लेके जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि कैसे कैसे आप काम करते हैं, तो उन्होंने बताया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हेल्थ का विषय हो, चाहे हम कह सकते हैं विद्युतीकरण का विषय हो, इन सारे फ्रंट पे, और टूरिज्म जो हमारे लिए सबसे प्रमुख विषय होता है गोवा के लिए, इन चारों खंड को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और गोवा की बदलती हुई तस्वीर के ये 4 आयाम निश्चित रूप से गोवा के विकास की कहानी बता रहे हैं। अभी हाल ही में महाजय घर योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना ने जिस प्रकार से गोवा के एक एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, उनके घर हर व्यक्ति के अपने जीवन का सपनों का सबसे प्रमुख चीज कोई होता है तो अपना घर होता है, उसकी भी चिंता किसी ने की तो एनडीए और भाजपा की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के पूरा मंत्रिपरिषद ने, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार को हमें और गति देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आपने 14 वर्षों में भाजपा को मजबूत किया, इस गोवा राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में काम किया, लेकिन अभी और 2037 विकसित गोवा बनाने का जो सपना, जब 2047 में भारत विकसित होगा, उसके पहले 2037 में गोवा विकसित राज्य बनेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज गोवा पर्यटन से लेकर, साक्षरता से लेकर, विद्युतीकरण की बात मैंने की, और मुझे एक बात की और खुशी है कि विदेशी मुद्रा का अर्जन करने का जो काम इस राज्य ने किया है, वो भी दिखता है कि हमारे निवेशों को कितना बड़ा मौका हम यहाँ दे रहे हैं। इसलिए आइए, विकसित गोवा बनाने के लिए हम सब को संकल्पित होने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, इतिहास को भी याद रखना होगा, क्योंकि जो इतिहास के पन्ने हैं, जिन नेताओं के काले कारनामों के कारण गोवा अपने आजादी के इतने दिनों के बाद भी
विकास के पटरी पर नहीं आया था, उनके काले इतिहास को भी याद रखने की आवश्यकता है। हमें अभी बता रहे थे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33,000 करोड़ का काम केंद्र से लाया है, लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए यहीं पर एक कांग्रेस की सरकार थी जो 35,000 करोड़ का घोटाला केवल खनन में किया था। उस बात को भी जनता को याद रखना दिलाना है। हम काम करने के लिए आते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम इस नए नए स्कीम लाते हैं और वो करप्शन लाते थे, इस बात का भी ध्यान हमको जनता के बीच में रखना है। कांग्रेस का मतलब करप्शन होता है और भाजपा का मतलब विकास होता है, ये बात जनता के बीच में हमें कुछ करनी है। मैं उनके घोटालों की चर्चा करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जल परियोजना का घोटाला हमें याद रखना है। किस प्रकार से चर्चित अलेमाओं का गिरफ्तारी और चीजें हुई वो भी हमें याद रखना है। जायका फंड की परियोजना में किस प्रकार का खेल हुआ वो भी हमें ध्यान दिलाना है। मैं कांग्रेस के इस काले कारनामे को जरूर याद रखना है, क्योंकि जनता को भी ये बताना है कि कांग्रेस का मतलब करप्शन हम अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। साथ ही साथ आज हम अपने संगठन के इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आए हैं। मित्रों, 2027 के चुनाव नजदीक हैं और हमें हर क्षेत्र में काम करना है, चाहे नॉर्थ वेस्ट में स्थित परनेम हो, नॉर्थ ईस्ट में स्थित वालकोई हो, साउथ वेस्ट में कोना हो या साउथ ईस्ट में सांगुरोम हो। ये सब इलाके में हमें काम करना है। हम वो कार्यकर्ता हैं जो एक एक घर को संपर्क करते हैं और भाजपा को अगर मजबूत रूप से खड़ा करना है तो बूथ से लेकर ब्लॉक तक हम अपने कामों को और कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मंडल से लेकर प्रदेश तक हम मजबूती से संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे और साइलोज से नहीं बल्कि एक सिंह कार्य करना है, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का वो शब्द डेवलपमेंट और डिलीवरी, तो जहां हमारी सरकारें डेवलपमेंट करती हैं, हम जनता के बीच में उन योजनाओं को लेके जाते हैं। इसके लिए हमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। इसलिए मैं मोदी जी के उस मंत्र को आपको जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन ही भाजपा को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम सबको इस मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने विकास के जो आयाम गढ़े हैं, आज महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वह शौचालय की योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, ये सारी योजनाएं महिलाओं के सम्मान से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गृह लक्ष्मी बनाने के लिए अगर बात किया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज लखपति दीदी की योजना हो, तो मैं ये कहूंगा कि आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति को जो सम्मान मिला है, इसके लिए हम सबको महिलाओं के बीच में भी संगठन का विस्तार करना है और एक एक महिलाओं को पार्टी के संगठन के कामों से जोड़ना है। जहां तक हमारे युवा वर्ग की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि आज पूरे देश में स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया योजना और जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे हमारे युवा जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स बन रहे हैं, ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। और मैं मानता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा देने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन मित्रों, आज युवा हो, महिला हो, किसान हो या गरीब हो, मैं जब डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम की बात करता हूं तो मुझे सबसे अधिक वो दिन याद आता है जब एक एक योजना का पैसा दिल्ली की सरकार कहती थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है, पर वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के शासन था
नरेंद्र मोदी के शासन में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो गरीब के खाते में 1 रुपया पूरा पहुंचता है। यही है मोदी की अवधारणा। इस बात को जनता के बीच में हम सबको हमेशा आगे रखना है कि डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम का लाभ अगर सबसे अधिक किसी को मिला तो हमारे उन गरीब भाई बहनों को मिला जिनको योजनाओं में बिचौलिया खा जाते थे और गरीब के पास पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता था। मैं इसलिए आज इसकी चर्चा किया मित्रों, क्योंकि हम सबको 2027 के चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं और मेरा ये मानना है 27 का जो ये चुनाव है ये गोवा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसलिए मैं आप कार्यकर्ताओं से, अपने बूथ अध्यक्षों से कहूंगा कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी बन सकता है, प्रमोद सावंत बन सकता है, हमारे सारे मंत्री अगर बन सकते हैं तो इन्हीं लोगों के बीच में से आके बनते हैं। इसलिए मित्रों, अपने बूथ को मजबूत करने की काम पर हम लोग करेंगे। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं मित्रों कि राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, स्टेमिना का टेस्ट होता है। और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है। हमको भाजपा को, अपने देश को, अपने राज्य को निरंतर विकास की पटरी पर आगे रखना है तो हम सबको भी अपने कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के नेताओं ने जो मेहनत और परिश्रम किया, उनके मेहनत और परिश्रम के बल पर आज हम इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। लेकिन आने वाले 2047 में को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमको अपने समय के कालखंड में भी वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों से कहने आया हूं, मित्रों, हमें अपने समय का पूरा मेहनत करना है। 2027 का चुनाव हमारे सामने एक लक्ष्य लेके आया है कि अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, विकसित गोवा की ओर देख रहे हैं तो 2027 में हम अपने बूथ में कैसे 50% वोट पाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपने बूथ अध्यक्षों से कहूंगा कि आइए मेरे बूथ में कैसे 50% वोट एनडीए और कमल को मिले, इसका संकल्प लेके आज जाइएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कीजिएगा। मैंने प्रदेश की कोर कमेटी के साथ बैठा, मैं दोनों ही जिलों के अध्यक्षों और उसकी टीम के साथ बैठा हूं। उनको स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन होता है, जो वर्कआउट प्लान हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये वर्कआउट प्लान को इम्प्लीमेंट करने का जो सेना है, जो फौज है और जो ताकत है, वो आप कार्यकर्ता हैं। हमने प्लानिंग जरूर दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम आपको करना है। तो मैं आश्वस्त रहूं ना कि मेरे बूथ अध्यक्ष पूरी तरह से तैयार हैं, तैयार हैं। तो इस बात के साथ, मजबूती के साथ कि लक्ष्य है हर बूथ पर 50% वोट एनडीए और भाजपा का होना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश बदल रहा है, उसके कुछ उदाहरण मैं जरूर आज आपके बीच में रखना चाहूंगा। हम सबके ध्यान में है कि किस प्रकार से फिजाएं बदली हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस चीज के लिए अपना बलिदान दिया, उस कश्मीर के बारे में हम सबके ध्यान में होना चाहिए। इस गोवा को आजादी मिलने में देश की आजादी से 14 साल लेट लगे। उसका दोषी कौन था और क्या मंशा थी उसकी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में भी लंबा समय लगा। कौन वो व्यक्ति थे, कौन वो शख्स था, कौन वो संगठन था जिसने गोवा को इस चीजों से महरूम रखा, उनका भी ध्यान रखना है। और कश्मीर के लाल चौक पर 2011 तक पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की सरकार मौन बैठी रहती थी। आपके नेता नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है और एक भी हिम्मत नहीं है किसी को कि एक भी ईंटा फेंक दे। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है मित्रों। भारत का तिरंगा का सम्मान आज इतना बढ़ गया है कि आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो जब भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से बात की
तो उनको 24 घंटे के लिए लड़ाई रोकनी पड़ी और भारत का तिरंगा लेकर जो भी निकल रहा था, चाहे वो पाकिस्तानी भी हो, उसको बाहर निकलने का रास्ता मिला। ये भारत के तिरंगे की सम्मान है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं क्या बदला, उनको ये जवाब देना चाहिए कि देखो हमारे तिरंगे का सम्मान कितना बढ़ाया है हमारे नेता ने। आज वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज देश विकास के पटरी पे आगे बढ़ रहा है, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे गरीब के लिए योजनाओं लाने की बात हो। लेकिन मित्रों, चुनौतियां भी अभी शेष हैं। बंगाल की स्थिति को आप सुनते होंगे, किस प्रकार से कई राज्यों के डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम खेल चल रहा है। वहां की सरकारें खेल खेल रही हैं। उस डेमोग्राफी को जो बदलने का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ भी कोई लड़ रहा है, तो भाजपा का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता बलिदान दे रहा है, शहादत दे रहा है, पर बंगाल को भी सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहा है। आपको हाल में याद होगा, तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम पूजा को करने से रोकने का काम कोई किया तो वहां की सरकार ने किया। जो सनातन की परंपराओं को रोकने का काम करने वाला कोई और नहीं, इंडिया अलायंस के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं मित्रों, हम हमेशा मानते हैं कि सबका सम्मान हो, लेकिन लोगों ने अलग आईने से वोट बैंक की खातिर देखना शुरू किया है। मोदी जी का तो मंत्र है इम्पीचमेंट ऑफ नन, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि अभी भी इस देश में अलग खेल खेल के लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं, भाजपा कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए जब निकल पड़ता है तो शहादत से डरता नहीं है। आज कश्मीर में 370 धारा का समाप्त हुआ, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा का नेतृत्व करता और भाजपा का कार्यकर्ता, उसका मेहनत और पुरुषार्थ है जिसके बल पर यह हुआ है। तो मित्रों, हम सबको आगे बढ़ना है और 2027 के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और मैं तो ये मानता हूं कि गोवा का वोट बहुत शुभ होता है। 2012 में गोवा ने सरकार बनाई और 2014 में लाल किले में भगवा लगा गया। 2019 में फिर आपने 17 में चुनाव जीता, दिल्ली में आगे भगवा लगा गया। 2022 में आपने कमल खिलाया, 2024 में हमारी सरकार बन गई। तो 2029 में अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आइए 2027 में फिर से एनडीए का कमल खिलाइए, गोवा में एक विकसित गोवा बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़िए। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गोवा के कार्यकर्ताओं पे, गोवा के बूथ अध्यक्षों पे, गोवा के मंडल अध्यक्षों पे, गोवा की पूरी टीम पर और प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पर जो हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठा है। पूरे 24 के 24 घंटे हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं। भाजपा का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक फुल टाइम पॉलिटिशियन है। हम 24 घंटे काम करते हैं और कांग्रेस के नेता चुनाव में पार्ट टाइम राजनीति करने आते हैं। आने दीजिए, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में जैसे 4 साल काम किए हैं, जैसे सेवा के भाव से काम किए हैं। कोरोना का समय याद होगा, भाजपा का ही कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच में था और सारे बड़े नेता कांग्रेस से लेकर अन्य दलों के नेता घर में घुस गए थे। कोरोना की फ्री वैक्सीन को देकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस बात को भी हमें याद रखना है। तो आइए हम सब मिलकर, मेरे पूरा प्रदेश नेतृत्व और पूरा हमारा बूथ अध्यक्ष तक का पूरा टीम, हम सब कोई 2027 के चुनाव के आगाज के साथ आगे बढ़े और इस उद्देश्य से आगे बढ़े कि अब हम संगठन से सरकार को बनाएंगे, सरकार से समाज का निर्माण करेंगे और समाज से राष्ट्र को मजबूत करेंगे। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। आइए
इस गोवा को विकसित गोवा बनाने की दिशा में हम सब कोई संकल्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गोवा की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत धन्यवाद करता हूँ। माझे मधले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सगळ्याचे आभार व्यक्त करता, प्रेस मीडियाचे आभार व्यक्त करता, सगळे कार्यकर्त्यांना विनंती करता राष्ट्रगीताक उभे राहायचे सगळ्यांनी। राष्ट्रगीता